हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम यूनिट 4 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है पुलिस साइंस। तो बेसिकली ये बहुत छोटी सी यूनिट है, थोड़े से ही टॉपिक्स इनमें है और मैंने ऑलरेडी जो 3 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करा दी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, टोटल 4 वीडियोस है, वो वीडियोस जरूर देख लेना। साथ में मैंने जो है पेपर भी सॉल्व करवाया है संडे को, वो भी चेक कर लेना। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं शाम को 6 बजे, रोज डेली एवरी डे वीडियो आता है शाम को 6 बजे। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को। फ्री ऑनलाइन कोर्स है, मैं पूरी आपकी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन यहाँ पे करा रही हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि पुलिस साइंस होता क्या है। तो पुलिस साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ मेथड, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, तो उन मेथड्स की स्टडी करना टू डील विद पीपल। ठीक है, जो अक्यूज्ड है, कोई क्राइम करा है, जिसने किसी ने क्राइम करा, तो उसके साथ में हम कैसे डील करें। इट इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ स्टडी परस्यूड बाय दोज हु वांट टू बिकम लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल। सो पुलिस साइंस इज बेसिकली अ फील्ड इन विच any of the person who wants to become a professional। ठीक है, मतलब कि कोई लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल बनना चाहता है, कोई पुलिस में एंटर करना चाहता है, तो पुलिस साइंस एक वो फील्ड है। ठीक है, इसके बाद में ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो, द प्रेडिसर वॉज इंडियन, मतलब कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो इंडियन इंपीरियल पुलिस की हुई थी 1948 में। उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर जो था, ब्रिटिश राज चल रहा था हमारे देश पे। जब हमारा देश आजाद नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस की बात करी जाए, तो ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस थी 1948 के समय पे। अब इंडियन पुलिस सर्विस को रिप्लेस, इंडियन पुलिस सर्विसेज ने, आईपीएस पहले होता था आईआईपी, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया। जब जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया तो यहाँ पे रिप्लेस करके आईपीएस कर दिया, इंडियन पुलिस सर्विसेज रिप्लेस कर दिया गया जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ। अब जो आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जहाँ पे ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया जाता है यूनियन लेवल पे एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था द पुलिस एक्ट 1861। ये मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था आपको, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, पुलिस साइंस की हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश ने जो है, उन्होंने द पुलिस एक्ट 1861 में इंट्रोड्यूस करा था। उस सिस्टम में था द पुलिस मस्ट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द मिलिट्री। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ये बोला गया कि पुलिस जो है वो मिलिट्री से बिल्कुल अलग रहेगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगी, असिस्टिंग द कलेक्टर्स इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कलेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको असिस्ट करेगी ये। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद में आओ नेक्स्ट, अलोंग विद द इंडियन काउंसिल एक्ट इट क्रिएटेड द फाउंडेशन। इन्होंने ये भी फाउंडेशन बनाया, एक मॉडर्न और प्रोफेशनलाइज्ड पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया में कैसे बनेगी ये भी निकाला। न्यू कैडर ऑफ पुलिस कॉल्ड सुपीरियर पुलिस सर्विसेज यहाँ पे बनाया, जिससे लेटर इंडियन इंपीरियल पुलिस बोला गया। ठीक है, जिसको, जहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल जो है वो हाईएस्ट रैंक कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट रैंक यहाँ पे जो कहलाती है। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप जिसको जो है आप जो लीड कर रहा है, ठीक है, एक ग्रुप जो लीड कर रहा है, तो वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आता है फिर 1920 की अगर हम बात करें, 1920 में इंडियन इंपीरियल पुलिस जो थी वो इंडियंस के लिए ओपन हो गई। पहले इंडियंस ज्वाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन 1920 में उन्होंने इंडियंस के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ये ओपन कर दिया, और ये एग्जाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह पे कराया जाता था। फिर 1948 में जैसे हमारा देश आजाद हुआ, उसके जस्ट अगले साल, ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1947 में देश आजाद हुआ, और 1948 में क्या हुआ, इंपीरियल पुलिस को रिप्लेस कर दिया आईपीएस से। ठीक है, उसके बाद में जो मॉडर्न पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस था, वो मॉडर्न पुलिस सर्विस को एक एक्ट के अंदर डाला गया, आर्टिकल 312 312 इन द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसके बाद में आईपीएस ऑफिसर्स को सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करा जाता है, जो कि यूपीएससी का एग्जाम, जिन्हें नहीं पता है आई थिंक सबको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आईपीएस ऑफिसर्स जो है उन्हें रिक्रूट करते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम है इंडिया का टफेस्ट एग्जाम जो है वो यही एग्जाम है। नेक्स्ट आओ आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं, ये तो हमने जान लिया डेफिनेशन एंड स्कोप, जान लिया हमने पुलिस साइंस का। अगर आप पुलिस साइंस पढ़ रहे हो, जैसे फॉरेंसिक साइंस है ऐसे ही पुलिस साइंस है एक सब्जेक्ट, तो फॉरेंसिक साइंस से क्या बनेंगे वो हमें पता है। तो अगर हम पुलिस साइंस सब्जेक्ट लेते हैं उससे हम क्या बनेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है हु इज एन इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का पहले तो मतलब समझ लो। इन्वेस्टिगेटर वो इंसान होता है जो किसी भी चीज में, किसी भी क्राइम की, किसी भी चीज की जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, कंडक्ट और रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। इसके बाद में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ में भी काम कर सकता है, किसी बिजनेस के साथ में भी काम करता है, टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व द क्राइम। इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए और एक सक्सेसफुल कन्विक्शन दिलाने के लिए। इसके बाद में दे कंडक्ट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। एक इन्वेस्टिगेटर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल एक्टिविटीज का, और अगर मान लो वायलेशन हो रहा है लोकल, फेडरल या स्टेट लॉ का, एंड कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रिजर्व एविडेंस। ये भी देखते हैं कि भाई जो है लोकल, फेडरल, स्टेट लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही में एविडेंस को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रिजर्व करने का काम भी एक इन्वेस्टिगेटर ही करता है। मतलब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, इन्वेस्टिगेटर के कंधों पे काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ करना है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, क्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो तो आपके अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होना चाहिए, यानी आपके अंदर सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको किसी भी क्राइम सीन पे भेज दिया जाए, यू शुड बी क्यूरियस, अरे यार फिर से क्राइम सीन भेज दिया, नहीं भाई, हमें उसके अंदर, हमें उस क्राइम सीन को सॉल्व करने की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, अटेंशन टू डिटेल्स, एक एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज पर अटेंशन देना जरूरी है, परसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि एथिक्स क्या होते हैं, वो सभी एथिक्स होने जरूरी है एक इन्वेस्टिगेटर के अंदर। टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, भाई टेक्नोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, आना चाहिए सारी टेक्नोलॉजी यूज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड डोमेन नॉलेज, जिस भी डोमेन का आप काम कर रहे हो डोमेन नॉलेज आपके पास में जरूरी है। फिर कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और इंटरव्यू स्किल होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे विटनेसेस मिलेंगे, सस्पेक्ट्स रहेंगे, आपको उनका इंटरव्यू करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आप बोलना ही नहीं जानोगे, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपका अच्छा नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको पता ही नहीं है कैसे बात करते हैं, स्पेशली जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर, चलो ये हो गई बात। अभी और क्या क्वालिटीज है, प्रोफेशनलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन एनी करियर स्ट्रीम। किसी भी करियर स्ट्रीम में आपको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए। देयर इज अ वेरी थिन बॉर्डर, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए आपको जो बॉर्डर है वो हमेशा रखनी पड़ेगी, नहीं तो या तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपको बहुत लीनियंट ले लेंगे। इट्स गुड टू बी फ्रेंडली, इट्स गुड टू बी, मतलब ऐसे बहुत जॉयफुल होना इज गुड, बट एट द सेम टाइम यू शुड मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म, यू शुड नो द बॉर्डर। ठीक है, आप उस बॉर्डर को कभी क्रॉस मत करो। यू शुड ऑलवेज मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। इफ यू आर इन्वेस्टिगेटर, इफ यू आर पुलिस ऑफिसर, इफ यू आर इवन अ टीचर, इफ यू आर अ यूट्यूबर, इफ यू आर एनीथिंग, यू शुड मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद में इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनल ट्रेट्स की बात करें तो इमोशनल सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम डेड बॉडी देखकर डर गए, या हम जो है कोई पर्सन हम जानते हैं किसी को और उसकी मान लो डेथ हो जाती है तो हम वो इमोशनली कंट्रोल खुद को नहीं कर पा रहे हैं। टैक्टिक्स आनी चाहिए। पर्सनल डिग्निटी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रिटी, कर्टेसी, ऑनेस्टी एंड कॉन्शियसनेस जरूरी है। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये सब ही होना चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर में। देखो यहाँ पे भी जो है वही चीजें दी हुई हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं। क्वालिटी ऑफ अ गुड फील्ड इन्वेस्टिगेटर, एक इंटरव्यूअर, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो मान लो,
है ना। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि किसी एक्सपर्ट के इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू ने इंटेरोगेशन कर रहे हो आप, तो सबसे पहले तो आपका गुड एकेडमिक बैकग्राउंड हो, फिर डिसेंट प्लीजिंग पर्सनालिटी भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं लोअर टी शर्ट में बैठे हैं, फिर सोशेबल पर्सन हो, मतलब आप सोशली थोड़ा सा जो है आपको पता है कैसे एक्टिव रहना है, हेल्दी एनर्जेटिक बहुत ज़रूरी है, गुड रिटेंटिव मेमोरी, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको जो है इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी यूज़ करना आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए, जॉब इंटीग्रिटी हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो जिससे कि आप ऑब्जर्व कर सको कि सामने वाला आप जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हो उस वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, वो अपने हाथ पर किस तरीके से बॉडी जो है उसका पोस्चर कैसा है, ये सब आप देख रहे हो। अनबाइज्ड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करना आनी चाहिए, अनबाइज्ड, आप बाइज्ड नहीं हो सकते हो। अवेयरनेस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड की आपको सारी खबरें होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरियस माइंड टू इंक्वायर, एक क्यूरियस माइंड कि भाई मुझे इससे पता कराना है, ये भी, तो आप क्यूरियस हो इस चीज को लेके। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कि एक जनरल गाइडेंस क्या होती है। मान लो आप इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो, आप किसी क्राइम सीन पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे हमें पता है कि क्राइम सीन पर जाके हमें जो 7 स्टेप्स होते हैं जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की, वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्राइम सीन को सिक्योर करना है, जो हमने सभी को पता है, सिक्योर द क्राइम सीन। फिर हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, एविडेंसेस एनालाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, एनालाइज करने के बाद में आपको वहां पे विक्टिम के साथ में कैसे डील करना है, विटनेस के साथ में कैसे डील करना है, वो भी आपको आना चाहिए। वहां आपको एक फॉरेंसिक रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए, आपको जो है एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये सब चीजें जो है एक इन्वेस्टिगेटर को आनी चाहिए। आप जो है एक इन्वेस्टिगेटर को यही जो है जनरल गाइडेंस रहती है कि आपको ये सारी चीजें जो है इनका नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। अब बहुत ज्यादा मैं इसमें एंटर नहीं करूंगी क्योंकि एक जनरल गाइडेंस मैंने आपको बता दी, बाकी क्राइम सीन को कैसे, क्राइम सीन मैनेजमेंट क्या है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सब आपके अभी आगे की जो यूनिट्स है उनमें आने वाला है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्राइम सीन पर जाके कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कैसे कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फॉरवर्डिंग होती है, क्या सब चीजें देखी जाती है, मैन पावर, लॉजिस्टिक, ये सब अप्रोचेस क्या है, सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आज मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, आएंगे अभी आगे लेक्चर्स, तो डेली वीडियो आपको देखना है। और इतना वीडियो देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो। और क्या ही मांगा है मैंने, सब्सक्राइब बस करना है आपको फटाफट से। चलो अब हम देखेंगे कि इंटरव्यू ऑफ विटनेस। जब भी कोई विटनेस है, विटनेस यानी चश्मदीद गवाह, ठीक है, जो जिसने आई विटनेस होता है या गवाही जो देते हैं वो विटनेस होते हैं। अब हमें विटनेस मिला है, वहां पे हमें उसका इंटरव्यू लेना है। कैसे लेंगे, एक जो इन्वेस्टिगेटर है ये काम उसी का होता है। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करो, सस्पेक्ट की पूरी प्रोफाइल प्रिपेयर करो, पूरा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो, पास्ट इन्वेस्टिगेशंस निकालो, एक इंटेरोगेशन का प्लान बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बैठा लिया और भाई साहब चाय पानी नाश्ता क्या लोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे, ये बता क्या देखा था वहां पे, बताना जरा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप उससे जो है वो आपका दोस्त नहीं, आप पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं है वो, जो अगर है भी मान लो, तो आप उससे ऐसे बात नहीं करोगे। आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एट दिस टाइम ड्यूरिंग इंटरव्यूइंग एनी ऑफ द विटनेस और सस्पेक्ट। You need to be professional. At the same time, you need to be friendly because you need to make the person, you need to make the witness or the suspect comfortable, and you need to be friendly, but maintain that thin line of professionalism. Understood? Now, यहाँ पे बोला है रिव्यू द सस्पेक्ट्स प्रोफाइल, क्रिमिनल रिकॉर्ड, पास्ट इन्वेस्टिगेशन और एक इंटेरोगेशन प्लान बनाओ कि हमारे पास में विटनेस आएगा तो हम उससे क्या क्या पूछेंगे। एस्टेब्लिश रिपोर्ट मतलब कि आपको उसके साथ में एक सेंस ऑफ कंफर्ट बनाना है, ठीक है, कि भाई यू आर सेफ हेयर, बी कंफर्टेबल, आई एम नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी प्रेशर ऑन यू, you just have to be friendly, you just have to be cooperative, I will be cooperative with you। तो आप एकदम आराम से बैठो, आपको एक जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने विटनेस के साथ में। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब है कि लीडिंग क्वेश्चन या सजेस्टिव क्वेश्चंस मत पूछो, मतलब कि ओपन एंडेड पूछो कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वो बोल सके। ऐसा नहीं अच्छा हाँ बताओ तुमने क्या देखा, उसको मारते देखा कि तुमने, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। समराइज एंड कंफर्म, हमेशा समराइज करवाने की कोशिश करो और कंफर्म करो उसने जो बोला है
is he sure what he is saying or not? Pay attention to non verbal communication. हमेशा non verbal communication पे जो है उस पर ध्यान दो, और जो विटनेस जिस तरीके से बात कर रहा है वही स्टाइल आपको अपना लेनी है, ठीक है। विटनेस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आपको वही स्टाइल जो है वो अपना लेनी है, जिससे कि विटनेस को ये लगे कि भाई आप उसके दोस्त हो, वो आपको सब बता दे। समझ गए बात को। इसके बाद में डॉक्यूमेंट द इंटरव्यू। इंटरव्यू को हमेशा डॉक्यूमेंट करो, या तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर प्रॉपर राइट लिख सकते हो कि सामने वाले ने क्या क्या बताया है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आप सस्पेक्ट की बात करें, हमने विटनेस को इंटरव्यू कर लिया, इसके बाद में हमें सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन करना है। इंटरव्यू नहीं लेना है सस्पेक्ट का, हम सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो केस फाइल पढ़ो, बहुत अच्छे से देख लो केस फाइल, आप बहुत अच्छे से फेमिलराइज हो जाओ उससे। जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, जो विटनेस ने स्टेटमेंट दिए हैं और जो भी डिटेल्स मिली है सस्पेक्ट के बारे में, सबसे पहले तो आप पूरी की पूरी केस फाइल को घुट के पी लो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अंडरस्टैंड लीगल राइट्स, आपको लीगल राइट्स पता होनी चाहिए। सस्पेक्ट के पास में ये लीगल राइट होती है टू रिमेन साइलेंट, सस्पेक्ट कुछ ना बोले ये उसकी राइट है। यू कांट फोर्स हिम, यू कांट टॉर्चर हिम अनटिल एंड अनलेस आपके पास में वो ऑर्डर्स है। बात समझ में आई? तो अगर आपके सस्पेक्ट को ये पता है कि उसके पास में ये राइट है टू रिमेन साइलेंट, तो वो चुप बैठ सकता है, आप पूछते रहो वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसके पास में राइट है ये। तो ये चीज ध्यान रखो कि लीगल राइट्स क्या क्या है। तो ये चीज पॉसिबल है आपको जानना, मतलब पॉसिबल आई मीन कि ये पॉसिबल है कि आपका सस्पेक्ट जो है वो कुछ ना बोले, बिकॉज ही हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट, द राइट टू एन अटॉर्नी एंड मिरेंडा राइट्स, ये सब राइट्स उसके पास में होती है। तो आपको ये राइट्स पता होनी चाहिए, और शुक्र मनाना कि आपके सस्पेक्ट को ये सब राइट्स के बारे में ना पता हो, तो आपको ईजी हो जाएगा इंटेरोगेट करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव। हमेशा एक क्लियर डिफाइंड गोल रखो इंटेरोगेशन का, ठीक है। जैसे कि आपको उससे कन्फेस करवाना, आपको पता है कि भाई इसी ने मर्डर किया है, सीधी बात है, हमको पता है, तो हमें उससे कन्फेशन निकलवाना है, ठीक है। या फिर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है सस्पेक्ट से, आपको कोई कन्फेशन नहीं निकलवाना है। या फिर एलिमिनेट दी सस्पेक्ट, आपको या मतलब ये पता लगाना कि हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं तो आई थिंक ये नहीं हो सकता है, तो हमें एलिमिनेट करना है सस्पेक्ट को कि इसको जाने देते हैं। तो आपके पास में एक क्लियर डिफाइंड गोल होना चाहिए, इंटेरोगेशन का क्या गोल है आपका वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एस्टेब्लिश अ स्ट्रैटेजी, हमेशा एक जो है मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग जो है सस्पेक्ट की पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और क्या क्राइम उसने कमिट करा है उसके हिसाब से बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक बहुत रिसेंट से क्राइम की बात करते हैं, आपने जो है अभी गोवा का एक केस सुना होगा। एक्चुअली वो जो लेडी है उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार के और सूटकेस में पैक कर लिया था, वो गोवा गई थी घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए गई थी वो, वहां पे होटल बुक करी उसने और अपने 4 साल के बच्चे को वहां पे मार के उस सूटकेस में रख लिया, और फिर वो गोवा से बैंगलोर वापस कैब करके लौट रही थी, और पुलिस को कुछ जो है सस्पिशियस लगा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, रास्ते में ही उसको पकड़ लिया था उस लेडी को। बट जब उसको ले जाया गया, उसका इंटेरोगेशन किया गया, तो वो ये एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थी कि उसी ने अपने बच्चे को मारा है, बल्कि सारे सबूत उसी की तरफ जो है डाइवर्ट हो रहे थे, सब कुछ था। और रीजन क्या था उसके बच्चे को मारने का? इतना सा रीजन था कि उसकी और उसके हस्बैंड की जो है नहीं बनती थी, तो उन दोनों का जो है ऑलमोस्ट डाइवोर्स वाला जो है सिस्टम चल रहा था। डाइवोर्स शायद हो भी गया था या चल रहा था, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं पता मुझे। पर क्या था कि जो लड़की का जो एक्स हस्बैंड बोल सकते हैं हम, जो एक्स हस्बैंड था, दोनों को लड़की उससे एकदम चिढ़ती थी, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था, वो ये नहीं चाहती थी कि उसका जो बच्चा है वो अपने फादर से मिले, ठीक है। अब फादर को जो है अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था, तो ये मिलने नहीं देती थी। तो फादर ने क्या करा, एक केस लगा दिया यहाँ पे कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि मदर जो है कभी भी बच्चे को फादर से मिलने के लिए रोक नहीं सकती है, उनको हर संडे हर वीकेंड जो है बच्चे को अपने फादर से मिलवाना पड़ेगा, ये कोर्ट ने आदेश दिया। अब ये चीज उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो एक्स हस्बैंड है उसके लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी है, दैट इज हिज सन, ठीक है, वो जो बच्चा है वो उसको खुशी देता है, और वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड खुश रहे। एंड दैट इज द रीजन शी किल्ड हर ओन सन, खुद के बेटे को ही मार दिया। अब इसके बाद में, मारने के बाद में उसको पता है कि उसने मारा, उसने पूरा प्लानिंग करी कि हम जो है गोवा छुट्टी मनाने जाएंगे। वो बैंगलोर की लेडी है,
ठीक है, हम गोवा छुट्टी मनाने जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे वो गई, उसने होटल बुक करी, उसने 10 दिन की होटल बुक करी थी, पर वो एक दिन रही, दूसरे दिन ही अपने बच्चे को रात में मार दिया, रात भर बॉडी अपने साथ रखी। फिर उसने जो है होटल के मैनेजर को कॉल किया, उसको बोला कि मुझे एक कैब चाहिए है बैंगलोर तक जाने के लिए। तो उसने बोला भी कि आप कैब से क्यों जा रहे हो, काफी लंबा रास्ता है, 700-800 किलोमीटर का, दैट इज, तो आप फ्लाइट से चले जाओ, जल्दी ही पहुंचोगे। तो उसने बोला नहीं, मुझे कैब ही चाहिए है। उसने कैब बुक करी और कैब आ गई। उसने क्या करा, बॉडी को सूटकेस में रखा और बैग को जो है रख दिया उसमें, काय में, कैब में, और निकल गई। अब वो तो चली गई। अब जब रूम क्लीनिंग चलती है, रूम क्लीनिंग के समय पे कुछ ब्लड के स्टेन्स मिले वहां के जो क्लीनिंग करते हैं उन लोगों को। तो उनने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करा, मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म करा। तो उन्होंने ये देखा कि भाई वो जो लेडी है वो आई तो बच्चे के साथ में थी, लेकिन लौटी वो अकेले है, बच्चा नहीं था उसके साथ में। तो ये लंबी कहानी है एक्चुअली में, मैंने इतनी आपको समझा दी है। अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपने ये पूरा केस सुना है। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रही थी कि यहाँ पे जब उस लेडी को पकड़ लिया गया, रास्ते में ही पकड़ लिया गया, वो बैंगलोर पहुंच ही नहीं पाई थी। तो गोवा का केस था, तो उसको वापस गोवा पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां पे फिर उससे बातचीत की गई, इंटेरोगेशन हुआ। सो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट शी किल्ड हर सन। वो ये बोलती थी नहीं मैंने नहीं मारा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुप रहती थी, वो कोई जवाब भी नहीं देती थी। तो इसीलिए वहां पे साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया। साइकोलॉजिस्ट जो है उनके सामने उसका इंटरोगेशन स्टार्ट करा गया। तो साइकोलॉजिस्ट का यही सजेशन था कि डोंट फोर्स हर, अदरवाइज जो है वो एक गिल्ट में वैसे भी ऑलरेडी है, बिकॉज मदर थी वो, उसने उसको मारा ड्यू टू वट एवर रीजन, पर वो मदर है। तो वो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो उसको कोई मेंटल डिसीज है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए एक्चुअली में वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है भाई, एक कंपनी की सीईओ है वो, और ये सब काम कर, बहुत अच्छी मतलब इंटेलिजेंट लेडी है। तो उसको अपनी राइट्स के बारे में पता होगा, राइट टू रिमेन साइलेंट, तो शी चूज टू बी साइलेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात यही आती है कि हमेशा एक स्ट्रैटेजी बना के रखो। अगर आपको किसी से कुछ निकलवाना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को जो है पूरा एक केस सुना दिया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रोल द इन्वायरमेंट, हमेशा जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल रखो, यानी कि हमेशा शांतिपूर्ण माहौल में जाओ, एक सिक्योर रूम में जाओ जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो कि हाँ बढ़िया बाहर से नज़ारा देख रहा है सस्पेक्ट बैठ के, नहीं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। फिर पोजीशनिंग, सस्पेक्ट को हमेशा आपके सामने फेस करके होना चाहिए, एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, बट अवॉइड एनी इंटिमिडेटिंग पोस्चर। ऐसा नहीं कि आप उसको डराओ धमकाओ। बी रिस्पेक्टफुल, हमेशा सस्पेक्ट को रिस्पेक्ट के साथ जो है ट्रीट करो, एक प्रोफेशनल डिमेनोर बना के रखो आप। एस्टेब्लिश कॉमन ग्राउंड, फाइंड एरियाज ऑफ एग्रीमेंट और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस टू बिल्ड रैपोर्ट। अब देखो हमेशा ना सस्पेक्ट से भी आपको जो है दोस्ती बनानी है, आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना, तो हमेशा अपने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो आप। जैसे कि एक जो है आप लोगों के बीच में जो है सस्पेक्ट और उसके बीच में सस्पेक्ट और इंटरव्यूअर जो है, आई मीन जो इन्वेस्टिगेटर जो है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो। सस्पेक्ट को फ्रेंडली ट्रीट करो और सस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे आपके साथ में खुल पाए, एकदम से नहीं खुलेगा वो। समझ में आ गया? और भी चीजें हैं। एक्सप्लेन दी पर्पस, इंटरव्यू का पर्पस आप क्लियरली स्टेट करो। सस्पेक्ट का रोल क्या है, क्या इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। रिव्यू राइट्स, हमेशा रिमाइंड द सस्पेक्ट ऑफ देयर मिरेंडा राइट्स एंड एंश्योर दे अंडरस्टैंड देम। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, नॉन थ्रेटनिंग होने चाहिए, डराएंगे धमकाएंगे नहीं, जिससे कि आपको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। Note inconsistencies. Pay attention to any inconsistency in the suspect's statement that may be explored later. हमेशा ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, और भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, हमेशा क्या है, इंट्रोड्यूस रेलिवेंट एविडेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको जो है ये एविडेंस दिखाओ, ये धीरे धीरे दिखाओ, एकदम से नहीं। और हमेशा सस्पेक्ट का क्या रिएक्शन हो रहा है उस पर ध्यान दो। ऑब्जर्व रिएक्शन, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस देखो, फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस देखो, वर्बल क्यूज देखो। आप जब भी एविडेंस दिखा रहे हो तो उसका क्या वो डर रहा है, क्या वो सहम रहा है, क्या वो इस चीज को पहचान रहा है, नॉर्मल है, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है।
फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछना है, क्लोज एंडेड भी पूछना है और लीडिंग क्वेश्चन भी पूछना है। शुरुआत ओपन एंडेड से करोगे आप, फिर क्लोज एंडेड पर जाओगे आप, फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे डायरेक्ट, भाई तुम ये बताओ किया है या नहीं किया है, खत्म। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन एक स्लो प्रोसेस होती है। फिर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देख सकते हो आप, मतलब बेसिकली आपको सारी चीजें फोकस करनी है। जब सब कुछ चल रहा हो, सस्पेक्ट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, पूरा जो इंटेरोगेशन चल रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना होता है, समराइज करना होता है कि आपने इतनी सारी इससे जो कीचड़ पंचायत करी है उससे आपको क्या आंसर मिला है, क्या आपको लीड मिली है, ये भी देखना होता है। क्लियर है? तो चलो इतना ही था। सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन, विटनेस का इंटरव्यू, ड्यूटीज क्या होती हैं इन्वेस्टिगेटर की, क्या गाइडलाइंस होती हैं इन्वेस्टिगेटर की, पुलिस साइंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब जो है, मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे, बट क्वेश्चंस जो है वो मैंने कमेंट में पिन कर रखे हैं, तो उन लेक्चर्स में भी आप पिन क्वेश्चन के आंसर दोगे। लेकिन आज के मैं इसी में बता रही हूँ, मैं आगे से मैं इसी में क्वेश्चंस डालूंगी, 5-6 क्वेश्चंस होंगे, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ पुलिस साइंस। पुलिस साइंस का स्कोप क्या है? द स्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स डेली रूटीन, द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल, द एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन एविडेंसेस, द स्टडी ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ आंसर देना सारे क्वेश्चंस के। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कौन करता है? प्रोसिक्यूटर, डिफेंस अटॉर्नी, जजेस या फिर इन्वेस्टिगेटर ही करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यूइंग विटनेस इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्या पर्पस होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में विटनेस को इंटरव्यू लेने का? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, टू इंटिमिडेट द विटनेस, टू मैनिपुलेट विटनेस स्टेटमेंट, टू एस्टेब्लिश द एलिबी फॉर द सस्पेक्ट। क्या है इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ इंटेरोगेटिंग अ सस्पेक्ट। अब सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करने का क्या गोल है? टू फोर्स अ कन्फेशन, to gather evidence against suspect, to establish suspect's innocence, determine suspect's motive। क्या होता है इसका कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what is the which of the following is an important skill सॉरी, क्या स्किल होता है? इंपॉर्टेंट स्किल क्या है एक पुलिस इंटरव्यूअर का? एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, aggressive and confrontational tactics, ignoring the emotions of the interviewee, making assumptions without gathering all the facts। which of the following is an important skill। कौन सा स्किल होता है एक सक्सेसफुल इंटरव्यूअर में? नेक्स्ट, ओके 5 क्वेश्चन ही थे। 5 क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं। लाइव चैट पे भी आप लोग आंसर दे रहे थे, मैंने काफी लोगों के रिप्लाईज भी करे हैं, तो आप लोग एक्टिव रहा करो। लाइव चैट में भी मैं जो है रिप्लाई देती हूँ। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर, और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 5 पर, जो कि कल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।